नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ संख्या 2 पढ़ेंगे। वर्ण विचार, वर्णों पे विचार करेंगे। हम सभी ने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में मुख्यतः जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमने स्वर पढ़े, स्वर कितने प्रकार के हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद भी हमने पढ़ लिए हैं। आज हम यहाँ से वर्ण संयोग से पढ़ेंगे। वर्ण संयोग हमें पढ़ना है। वर्णों के आपस में मेल से जो संयोग होता है उसे वर्ण संयोग कहते हैं। अब वर्ण संयोग किसे कहते हैं? वर्ण संयोग बताया है कि वर्णों के आपस में मेल से जो संयोग होता है वह वर्ण संयोग कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण संयोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन मेल। एक पहला तो होता है स्वर और व्यंजन मेल और दूसरा होता है व्यंजन और व्यंजन मेल। दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन और व्यंजन मेल होता है। तो वर्ण संयोग की परिभाषा क्या होती है? वर्ण संयोग की परिभाषा होती है कि वर्णों के आपस में मेल से जो संयोग होता है उसे वर्ण संयोग कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है स्वर और व्यंजन का मेल। एक तो पहला होता है स्वर और व्यंजन का मेल और दूसरा होता है व्यंजन और व्यंजन का मेल, व्यंजन से व्यंजन का मेल। सबसे पहले हैं स्वर और व्यंजन का संयोग। स्वर और व्यंजन का संयोग। व्यंजन के साथ स्वर के मेल से जब किसी वर्ण को लिखा जाता है तो वह स्वर और व्यंजन का संयोग कहलाता है। अब हमने क्या देखा? हमने इसमें पढ़ा कि व्यंजन के साथ स्वर के मेल से जो किसी वर्ण को लिखा जाता है, व्यंजन के साथ स्वर के मेल से जब किसी वर्ण को लिखा जाता है तो उस स्वर और व्यंजन का संयोग ही वर्ण स्वर और व्यंजन संयोग कहलाता है। तो जनरली भाषा में हम समझ सकते हैं कि व्यंजन के साथ स्वर के मेल को जब लिखा जाता है वही स्वर और व्यंजन का संयोग कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे क धन ए तो के बना, क धन आ तो का बना। तो किस प्रकार व्यंजन के साथ स्वर मिलने से उनका संयोग हुआ, ये हमने यहाँ देखा। व्यंजन से व्यंजन का संयोग। व्यंजन से व्यंजन का संयोग। बहुत से व्यंजनों के अंत में एक बड़ी रेखा होती है। बहुत से व्यंजनों के अंत में एक क्या होती है? एक खड़ी रेखा होती है। क्या होती है? खड़ी रेखा होती है, जिसे पाई कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पाई कहा जाता है। तो हमने इसमें क्या देखा? व्यंजन से व्यंजन का संयोग में हमने देखा कि बहुत से जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन के अंत में एक खड़ी रेखा होती है। खड़ी रेखा होती है व्यंजन के अंत में, जिसे पाई कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पाई कहा जाता है। जैसे ख में ख के पश्चात खड़ी रेखा पाई है। ख में हमने जैसे देखा कि इसमें पूर्ण ख लिखा हुआ है और अगला जो ख है वो आधा ख है। तो इसमें क्या बताया है कि ख में ख के पश्चात खड़ी रेखा पाई है। ऐसे व्यंजनों को आगे वाले व्यंजन से मिलाया जाता है। ऐसे व्यंजनों को क्या किया जाता है? आगे वाले व्यंजनों से मिलाया जाता है। तो इस खड़ी रेखा पाई को हटा देते हैं। जब आगे वाले व्यंजन से इस व्यंजन को मिलाया जाता है तो आगे जो खड़ी रेखा होती है, जो पाई होती है, उसे हटा दिया जाता है। जैसे स्तुति शब्द लिखा जाता है। जैसे जब स्तुति शब्द लिखा जाता है तो स में स के साथ वाली
पाई को हटा दिया जाता है। से में से के साथ वाली जो पाई होती है यानी वो जो लाइन होती है उसको हटा दिया जाता है तथा इसके साथ त अक्षर मिला दिया जाता है। इसके साथ क्या मिला दिया जाता है? त अक्षर मिला दिया जाता है। अतः ये नए शब्द बनेंगे। अतः नए शब्द क्या बनेंगे? स्नान, स्तुति, सम्मान, सत्य। क्या बनेंगे? स्नान, स्तुति, सम्मान और सत्य। इन शब्दों में स, मैं तथा त के साथ आई हुई पाई को हटा लिया गया है। हमने क्या देखा? हमने इसमें पढ़ा कि इन शब्दों में स, मैं तथा त के साथ आई हुई पाई यानी कि खड़ी रेखा को हटा लिया गया है तथा इसमें वापस आधा से, फिर आधा से, फिर आधा में और फिर आधा त बन गया है के साथ अगला अक्षर क्रमशः है ना, तू, माँ, यह मिलकर क्रमशः स्नान, स्तुति, सम्मान तथा सत्य बना दिए गए हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार व्यंजन में जो खड़ी लाइन होती है उस खड़ी रेखा को यानी उस पाई को हटा देने के बाद उस स्वर को आधा लिख के अगले अक्षर से किस प्रकार मिलाया गया है, जो हमने यहाँ पे अभी देखा है। जिन अक्षरों में पाई नहीं होती, जिन अक्षरों में पाई यानी कि खड़ी रेखा नहीं होती, उन्हें जब अगले व्यंजन से मिलाते हैं तो इनमें हलंत लगा दिया जाता है। यानी जिसमें खड़ी लाइन नहीं होती है और उन्हें जब आगे वाले व्यंजन से मिलाया जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी लाइन खींच दी जाती है, यानी उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जब वह उसके साथ जुड़ जाता है और क्या होता है? वह उसके साथ ही जुड़ जाता है। जैसे विद्यालय या विद्यालय, चाहे तो आप विद्यालय बोलिए चाहे आप विद्यालय बोलिए। बुद्ध या फिर बुद्ध बोलिए आप। भद्दा या भद्दा, गद्दा या गद्दा, कुछ भी बोलिए। चाहे तो ऐसे बोल लीजिए चाहे ऐसे, उनसे आवाज़ एक ही तरह से ही आएगी। जब क और फ को अन्य व्यंजनों से मिलाया जाता है, अब इसमें बताया गया है नंबर 3 में कि जब क और फ को अन्य व्यंजनों से मिलाया जाता है तो इसके घुंडी वाले भाग अर्थात क के फिर आधा क तथा फ के आधा फ भाग हटाकर शेष भाग जोड़ दिया जाता है। यानी पीछे का जो हिस्सा है वो हटाकर शेष जो बच जाता है वह जोड़ दिया जाता है। आगे का हिस्सा जोड़ दिया जाता है और पीछे का जो हिस्सा है वह हटा दिया जाता है। जैसे वक्ता, रफ्तार, रक्त, भक्त, हफ्ता आदि। जब पॉइंट नंबर 4, जब र यानी हलंत लगा हुआ र, जब र को अगले वर्ण से मिलाया जाता है, जब र को अगले वर्ण से मिलाया जाता है तो यह आने वाले वर्ण के ऊपर लगा दिया जाता है। अब इसमें हमने क्या देखा? हमने पढ़ा कि जब र को अगले वर्ण में मिलाया जाता है, जब र को आगे वाले वर्ण में जब हमें मिलाना रहता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ आने वाले वर्ण के ऊपर उस र को लगा देंगे, ऊपर की तरफ उस र को लगाएंगे। जैसे उदाहरण भी दिया गया है, जैसे शर्म, भार्या, धर्मात्मा, सर्वहारा, वर्म, नर्म आदि। पॉइंट नंबर 5, परंतु र से पूर्व यदि बिना स्वर वाला व्यंजन तो र नीचे लगाया जाता है। अब इसमें क्या बताया है कि यदि नंबर 5 में क्या बताया है
कि परंतु र से पूर्व यदि बिना स्वर वाला व्यंजन है, र से पहले बिना स्वर वाला व्यंजन आ जाता है तो र नीचे लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? नीचे लगाया जाता है। त्रासदी में रा से पहले त आया है। सत्र में र से पहले त, वक्र में र से पहले क तथा कद्र में र से पहले द आया है। ये सभी व्यंजन हलंत वाले हैं। ये सभी व्यंजन कौन से हैं? हलंत वाले व्यंजन होते हैं। अतः र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन आता है, र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन आता है तो र उसके नीचे लगाया जाता है। तो र कहाँ लगाया जाता है? उसके नीचे लगाया जाता है। पॉइंट नंबर 6 पढ़ेंगे। ट और ड में र को एक अलग प्रकार से मिलाया जाता है। ट और ड में र को एक अलग ही प्रकार से मिलाया जाता है, जैसे कि निम्न उदाहरण में बताया गया है। जैसे कि निम्न उदाहरण में क्या बताया गया है? जैसे ट धन र तो क्या बना? ट्र बना। इसी प्रकार ड धन र तो क्या बना? ड्र बना। और ड धन रा तो ड्रा बना। ड्राफ्ट ट धन रा तो ट्रा यानी ट्राम। जब स के साथ र को जोड़ना है तो श्र में बदल जाएगा। तो यह जो श है वह श्र में बदल जाएगा। जैसे स्त्रोत, श्रुत, सृजत, सृजित, सृजित। तो हमने क्या देखा? हमने इसमें र के बारे में पढ़ा। जैसे हमने सबसे पहले इसमें र को देखा कि जब र हलंत लगाया हुआ जब र रहता है और जब हलंत लगाया हुआ र रहता है तो वो जो र रहता है वो वर्ण के ऊपर आ जाता है। और हमने दूसरे र में क्या पढ़ा? हमने दूसरे र में पढ़ा कि जब र से पूर्व यदि बिना स्वर वाला व्यंजन आ जाता है, र से पहले ही बिना स्वर वाला व्यंजन आ जाता है तो जो र रहता है वो इसके नीचे लग जाता है। और इसी प्रकार हमने आगे देखा कि ट और ड में र नीचे लगाया जाता है, जिसमें ड्र ट्र बन जाता है ऐसे। और हमने ऐसे ही आगे देखा कि स के साथ र को जोड़ना हो तो स के नीचे ही र लगाया जाता है, जैसे स्त्रोत, श्रुत, सृजित आदि। नंबर 7, श के साथ यदि र को मिलाना हो तो श्र में बदल जाएगा। श के साथ अगर हमें र को मिलाना है तो वो क्या बन जाएगा? श्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? श्र बन जाएगा। जैसे श्रीफल, श्राप, श्रेय, श्रेणी आदि। वर्ण विच्छेद। शब्दों का निर्माण स्वर तथा व्यंजन के संयोग से होता है। शब्दों का जो निर्माण होता है वह स्वर और व्यंजन के संयोग से ही होता है। इन शब्दों को स्वर और व्यंजन के आधार पर अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि हमने क्या पढ़ा इसमें? वर्ण विच्छेद में हमने पढ़ा कि शब्दों का निर्माण जो है वह स्वर और व्यंजन के मेल से ही होता है, संयोग से या मेल से ही होता है। इन शब्दों को स्वर और व्यंजन के आधार पर जब हम अलग अलग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक शब्द लिखा हुआ है हिमालय। क्या लिखा हुआ है? हिमालय। तो हिमालय को हम किस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद करेंगे? जैसे कि है, धन ई, धन मैं, धन आ, धन ल, धन ए, धन य, धन ए। तो क्या बना? हिमालय बना। क्या बना? हिमालय। देखिए है, धन ई तो क्या बना? ही।
मैं धन आ तो क्या बना मा, ले धन ए तो क्या बना ले, य धन ए तो ये तो हिमालय बना। इसी प्रकार सारस है तो स धन आ तो क्या बना सा, रे धन आ ए तो रे, स धन ए तो से तो सारस क्या बना सारस बना। इसी प्रकार कलम शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कलम, तो कलम का वर्ण विच्छेद कैसे होगा क धन ए, ले धन ए, मैं धन ए तो क्या बना क ले मैं, कलम क्या बना कलम बना। इसी प्रकार राजकुमार है तो रे धन आ, जय धन ए, क धन उ, मैं धन आ, रे धन ए तो क्या बना राजकुमार, क्या बना राजकुमार बना। मात्राएं, स्वर दो प्रकार से प्रयुक्त किए जा सकते हैं। मात्राएं में हमने देखा कि जो स्वर है वह दो प्रकार से प्रयुक्त किए जा सकते हैं, एक तो स्वतंत्र रूप से तथा दूसरे व्यंजनों के साथ मिलाकर। एक तो उनका जो है एक तो उनको स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं और एक उनका व्यंजनों के साथ मिलाकर भी स्वरों का प्रयोग हम कर सकते हैं। आओ, आओ, आई में स्वरों को स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किया गया है। आओ, आई में स्वरों को क्या स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किया गया है, अर्थात इनमें किसी व्यंजन को नहीं मिलाया गया है, अर्थात इनमें किसी भी व्यंजन को नहीं मिलाया गया है, परंतु जाना, खाना, स्तुति आदि शब्दों में स्वर तथा व्यंजन दोनों को मिलाकर प्रयुक्त किया गया है। परंतु क्या बताया है, परंतु ये बताया गया है कि जैसे जाना, खाना, स्तुति आदि शब्दों में स्वर तथा व्यंजन दोनों को मिलाकर प्रयुक्त किया गया है, दोनों को मिलाकर प्रयुक्त किया गया है। स्वरों के इस प्रकार से बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों के इस प्रकार से बदले हुए स्वरूप को हम क्या कहेंगे, मात्राएं कहेंगे, मात्राएं कहेंगे। इनकी मात्रा और उसका प्रयोग इस प्रकार है, इनकी जो मात्राएं होती हैं और उनका प्रयोग इस प्रकार से हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे स्वर, मात्रा, प्रयोग। स्वर, ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए की कभी भी कोई मात्रा नहीं होती, वो व्यंजन के साथ ही जुड़ता है। जैसे ले धन ए, तो ले के नीचे हलंत लगाया है तो ले पूर्ण नहीं है, जब ए का उसमें साथ प्रयोग करेंगे तो वो पूर्ण ले बन जाएगा, तो ले धन ए मिलके ले बना। इसी प्रकार आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा आप सभी देख रहे हैं, ये आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा का प्रयोग में जैसे ला, ला, ना, ना, ले के आ की मात्रा लगा दी और ने के भी आ की मात्रा लगा दी, तो लाला, नाना बन गया। इसी प्रकार ई की मात्रा है, ई की मात्रा में जैसे आप देख सकते हैं सभी, जैसे गिरी, लिखी, नीरी, ये ए की मात्रा हो गई। इसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा देख सकते हैं आप, जैसे नीनी, भीनी, गीली। इसी प्रकार हम बड़ी की मात्रा भी देख सकते हैं, नीनी, भीनी और गीली। इसी प्रकार हम ऊ की मात्रा भी देख सकते हैं, छोटे ऊ की मात्रा, तो गुलदस्ता, मुर्गा। जब ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ तो क्या बना, गुलदस्ता, मुर्गा बना। इसी प्रकार बड़े ऊ की मात्रा का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें बना शूल, मूल, धूल। क्या बना, शूल, मूल, धूल बना। इसी प्रकार जब हम री की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो दृश्य, मृग, कृष बनेगा, दृश्य, मृग, कृष बनेगा।
इसी प्रकार जब हम एक ही मात्रा का प्रयोग करेंगे तो पेड़, मेड़, भेड़ बनेगा। क्या बनेगा? पेड़, मेड़ और भेड़ बनेगा। इसी प्रकार हम आई की मात्रा का जब प्रयोग करेंगे तो रैना, मैना, चबैना आदि बनेगा। हम आई की मात्रा का जब प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? रैना, मैना, चबैना बनेगा। उसी प्रकार आगे देखिए आप सभी, आगे जिस प्रकार हमने आई की मात्रा पढ़ ली है, अब हम ओ की मात्रा देखेंगे। ओ की मात्रा में जैसे शोला, होला। ओ की मात्रा में क्या हो गया? शोला, होला बन गया है ओ की मात्रा में। और आगे देखिए औ की मात्रा देख रहे हैं हम सभी। औ की मात्रा में पौष्टिक, मौसेरा, पौष्टिक और मौसेरा, मौसेरा बन गया है। इसी प्रकार आगे देख रहे हैं हम सभी, औ की मात्रा हमने देख ली है और अब हम ओ की मात्रा हम देखेंगे। इसमें ओ की मात्रा हमने पढ़ ली है अभी। ओ की हमने पढ़ी थी, शोला और होला पढ़ी। औ की मात्रा हमने पढ़ ली है। अब हम अह की मात्रा जो है वो देखेंगे औ की ध्वनि में, जैसे कि टॉफ़ी, कॉफ़ी पढ़ेंगे हम। विसर्ग, इनका उच्चारण है के समान होता है। विसर्ग में इनका उच्चारण है के समान होता है। इसका प्रयोग अक्षर के आगे दो बिंदियाँ, इसका प्रयोग अक्षर के आगे दो बिंदियाँ लगाकर किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, प्राय आदि। विसर्ग का जो उच्चारण है वो है के समान ही होता है और इसका प्रयोग अक्षर के आगे दो बिंदियां लगाकर किया जाता है। जैसे अभी हमने इसका उदाहरण देखा। उदाहरण में हमने क्या देखा? प्रातः, अतः, प्राय आदि इसके उदाहरण थे। इनका उच्चारण प्रातः, अतः के रूप में किया जाता है। इनका जो उच्चारण है वो प्रातः, अतः के रूप में भी किया जाता है। हलंत चिन्ह, हलंत चिन्ह प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर स्थित है। प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है? ए स्वर स्थित होता है। यदि हम स्वर के बिना अक्षर को बोलेंगे, यदि हम स्वर के बिना क्या करेंगे? अक्षर को बोलेंगे या फिर हम लिखेंगे, तो उस अक्षर के नीचे रेखा यानी तिरछी रेखा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। यानी जब हम किसी अक्षर को लिखते हैं या बोलते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि कोई अक्षर लिखा हुआ रहता है और उसके नीचे एक तिरछी लाइन लगी हुई रहती है, तो उसका अर्थ होता है हलंत लगाया हुआ है, यानी इसमें स्वर का योग नहीं होता है। जैसे हम देखेंगे क बराबर, क के नीचे हलंत लगा दिया है तो क धन ए मिल के फिर क बन गया। इसी प्रकार ल है तो ल धन ए मिल के ल बना, श धन ए मिल के स बना। व्यंजन गुच्छ, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बने अक्षर को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर जो अक्षर बनता है उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। ये निम्नलिखित रूप में होते हैं, जैसे उन्हें हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। दो असमान व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं। दो असमान व्यंजन जब संयुक्त होने पर अपना रूप क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। जैसे क धन श मिलके क्या बना? क्ष बना। इसी प्रकार ज धन ये मिलके क्या बना? जे बना। इसी प्रकार श धन र मिलके क्या बना? श्र बना। इसी प्रकार त धन र मिलके त्र बना। इसी प्रकार द धन ये मिलके ध्य बना। द्वित व्यंजन, दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना द्वित व्यंजन कहलाता है। दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना क्या कहलाता है? द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे बच्चा, बब्बू, कच्चा, सम्मान,
आदि। इस प्रकार हमने देखा कि हमने किस प्रकार विसर्ग, व्यंजन, हलंत के बारे में और वर्ण संयोग के बारे में पढ़ा है। अगला भाग हम जल्द ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।